नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग कुछ बीच में ब्रेक हो गया था, फिर से हाजिर हैं क्लास में। और जैसा कि आपने पहले के क्लासों में देखा कि हम लोग केमिस्ट्री के 2 चैप्टर को कंप्लीट किए और हमने आपको कहा भी था कि टेस्ट के बाद हम लोग फिर फिजिक्स शुरू करेंगे। तो टेस्ट भी हो गया, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए। कुछ लोगों के पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थे और सब भी समस्याएं थी। खैर कोई बात नहीं है, जब हम लोग रेगुलर क्लास में मिलेंगे तो फिर से इस तरह का टेस्ट आयोजित होगा और उसमें शामिल हो जाना है। लेकिन एक चीज जो हमने देखा टेस्ट के दौरान कि आप लोग रिवीजन में बहुत कंजूसी करते हैं। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो भी सिलेबस आपका पूरा होता है, जिस टॉपिक को आप पढ़ते जाते हैं, उसको आप बीच बीच में रिवीजन उसका करते जाएं। क्योंकि अगर रिवीजन सही से नहीं हो पाएगा तो ये मेहनत हम लोगों का बेकार हो जाएगा, निष्सफल हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पीछे जो भी चीज पढ़ाई गई है उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी चैप्टर को समय समय पर जब भी फुर्सत मिले आप रिवीजन कीजिए। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स पर आते हैं, भौतिकी की शुरुआत करते हैं। और जो लोग बहुत लेट से क्लास में शामिल हुए हैं उनके लिए जानकारी के लिए मैं एक चीज बता दूं कि जो हम लोगों का रेगुलर क्लास लाइव क्लास हो रहा था तो उसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर था, कुछ पार्ट उसका बच गया था। तो निश्चित रूप से मैं आपसे एक वायदा करता हूं कि आने वाले समय में उस पहले चैप्टर का भी सारा वीडियोज अपलोड कर दिया जाएगा। तत्काल अभी चूंकि पहला चैप्टर बहुत लोगों को पढ़ा हुआ था, इसलिए हमने कई लोगों से राय लेने का प्रयास किया। तो मेरा प्लान हुआ कि मैं दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है 9th का, उसको शुरू करने जा रहा हूँ। और जो पहला चैप्टर है बाद में अलग से उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको कंप्लीट फिजिक्स का भी वीडियो मिलने वाला है। इसलिए जिनको छूटा हुआ है पहला चैप्टर वो चिंता नहीं करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए, धैर्य रखिए। और जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूँ निश्चित रूप से आपको यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय, नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने केमिस्ट्री को खूब ध्यान से समझा पढ़ा, उसी तरह से या हो सकता है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये फिजिक्स का क्लास। क्योंकि शायद केमिस्ट्री की अंतिम क्लास में हमने आपसे कहा था कि विज्ञान में न्यूमेरिकल्स आता है, सवाल बनाने के लिए आता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा सवाल आता है। तो खास करके यहाँ मैथ का जो मनोरंजन है वो भी आपको मिलेगा और विज्ञान का नियम से तो परिचित आप होंगे ही। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस क्लास को ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और जब भी आप वीडियो देखेंगे तो शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि हम लोग पढ़ भी सकें, कुछ सीख भी सकें। तो जो हमारा ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, हमारे बुक के अनुसार जो दूसरा अध्याय है, नाम है बल तथा गति के नियम। तो इस चैप्टर में हम लोग आने से पहले थोड़ा सा पिछले चैप्टर की चर्चा करते हैं। इससे पहले जो चैप्टर होता है या फिजिक्स का भौतिकी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है गति, मोशन। 9th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर है गति, मोशन। देखिए उससे भी जुड़ा हुआ चैप्टर है बल तथा गति के नियम। मतलब कहीं ना कहीं गति शब्द इस चैप्टर में भी आती है। और आप याद कीजिए, बहुत लोग जो गति के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं, आप जाने हैं, आप पढ़े हैं कि गति जो है वह एक भौतिक राशि है। और दरअसल क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी अस्थिर वस्तु की तुलना में, कोई वस्तु रुकी हुई है, अस्थिर है, विराम में है, उसके तुलना में जब समय के साथ स्थान बदल लेती है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग गति कहते हैं, अंग्रेजी में मोशन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि एक वस्तु, मान लेते हैं कि एक ठेला गाड़ी सड़क पर खड़ी है, तो वो ठेला गाड़ी अपने आप खड़े रहेगा तब तक जब तक उस पर हम बाहर से कोई धक्का नहीं देंगे, कोई खींचेगा नहीं उसको, तब तक वो उस ठेला गाड़ी की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठेला गाड़ी गति नहीं कर सकता है। आपने कई प्रकार के गतियों को पढ़ा वहां पर पिछले चैप्टर में, और आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि गति को हम लोग बढ़ा सकते हैं, गति को घटा सकते हैं, अस्थिर कर सकते हैं या अस्थिर वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। अर्थात एक तरह से कहा जाए कि वस्तुओं में गति उत्पन्न करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है और उसी को हम लोग बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। याद कीजिए, ये बल अंग्रेजी शब्द फोर्स है, कई बार प्रयोग होता है
कई जगहों पर कभी कभी विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लोग आपस में सहमति से उसका निपटारा नहीं कर पाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अब फोर्स को सूचना दे दीजिए। फोर्स मतलब पुलिस फोर्स को। और जब पुलिस फोर्स आती है तो वो चाहे जैसे भी हो बात को समझ बुझ करके सुलझाता है, या कई बार आपने सुना होगा लाठीचार्ज करता है, बल प्रयोग भी उस भीड़ को शांत करवाता है। तो ये फोर्स इसलिए उसका नाम रखा गया कि उसके पास वो अधिकार है, वो क्षमता है कि अगर आप साधारण तरीके से बात नहीं समझेंगे तो वो बल लगा करके भी, फोर्स लगा करके भी बात को समझा सकता है, बात को शांत कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए ये फोर्स शब्द हमारे लिए नया नहीं है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं फोर्स का, और इस फोर्स का कई चीजों में उपयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, जहां भी कोई काम होगा इसका मतलब है उस काम को संपन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो ये बल तो एक दैनिक जीवन में बल चलते रहता, कई प्रकार के बल का हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपने विज्ञान में निचली कक्षाओं में बल के बारे में पढ़ा होगा तो इसकी वैज्ञानिक संकल्पना थोड़ी सी भिन्न है। जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है बल का, फोर्स का, वो साधारण रूप से एक अलग तरीके का बल है। तो आइए हम लोग बिना विलंब किए हुए सबसे पहले बल की परिभाषा को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है वैश्विक भौतिक राशि। मतलब भौतिक राशि, आपको याद होगा कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पहले चैप्टर में बल, त्वरण, वेग, चाल, समय, दूरी, विस्थापन, कई तरह के कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कई प्रकार के भौतिक राशियों के बारे में आपने पढ़ा। उसी में से बल भी एक भौतिक राशि है, इसलिए लिखा गया है वैसी भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। सबसे पहले एक चीज तो क्लियर हो गया, जैसे चाल है, दूरी है, त्वरण है, वेग है, उसी तरह से विस्थापन है, उसी तरह से बल भी एक प्रकार की भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। और आपको याद होगा कि जितनी भी भौतिक राशियां होती है, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे, उनके मात्रक भी होते हैं, यूनिट्स भी होते हैं। तो इसका मतलब बल का भी कुछ मात्रक होगा, जिस पर अगले अध्याय में, मतलब अगले टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। अभी तत्काल हम लोग ये जान रहे हैं कि बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर, अब क्या होगा कि यह किसी न किसी वस्तु पर लगेगा। अब देखिए मेरे हथेली पर एक डस्टर रखा हुआ है, डस्टर रखा हुआ है, इस पर हम उंगली से बल लगाते हैं। बल लगाने का मतलब धकेल रहे हैं, या बल लगाने का मतलब इसको खींच रहे हैं। तो ये खींचना और ये धकेलना दोनों ही बल है। आपने निचली कक्षा में पढ़ा भी होगा कि बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। एकदम सबसे जो सिंपल डेफिनेशन हो सकता है, जो छोटे छोटे बच्चों को समझाया जा सकता है, 6-7 में जो मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसको हम लोग बता सकते हैं कि बल या तो खींचने को कह सकते हैं या धक्का देने को कह सकते हैं। एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है बल। तो यहां चर्चा किया जा रहा है कि वैसी भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन लाता है। स्थिति, पोजीशन, अवस्था, स्टेट्स, तो स्थिति को बदल सकता है या अवस्था को बदल सकता है, परिवर्तन लाता है अथवा परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। चेष्टा करने का मतलब कोशिश करना, ट्राई करना, प्रयास करना। तो चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। तो बल एक प्रकार की भौतिक राशि है। अगर आप किसी वस्तु पर लगाएंगे तो उस वस्तु की स्थिति या अवस्था या तो बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, चेंज कर जाएगी, या उसके स्थिति और अवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा होगी, कोशिश होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप बल लगाएंगे तो हमेशा स्थिति बदल जाएगी, हमेशा अवस्था बदल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमेशा। अब आप कल्पना कीजिए कि एक रबर का गेंद है, उस रबर के गेंद को हम अपने हथेली के बीच में देकर जोर से दबाते हैं। जब हथेली के बीच में देकर जोर से दबाएंगे तो उस रबर का गेंद क्या होगा, चिपक जाएगा। या बैलून है, गुब्बारा है, हवा भरी हुई है उसमें, उस बैलून को या गुब्बारा को जब हम लोग दबाते हैं जोर से तो वह भी अपना आकार बदल लेता है, फिर छोड़ देते हैं तो वह पहले के रूप में आ जाता है। तो ये अवस्था बदल गया, स्थिति बदल गई, उसका आकार बदल गया। या कभी कभी ऐसा होता है कि सोचिए आप अपने घर के अगल बगल या और किसी बगीचे में बड़ा सा मोटा सा आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उस पेड़ पर जाकर के आप बल लगाते हैं, क्या होगा, पेड़ का रूप बदल जाएगा। दीवाल पर आप बल लगाते हैं, क्या दीवाल का रूप बदलेगा, नहीं लगेगा, बदलेगा। लेकिन चेष्टा तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं।
बल तो हम लगा रहे हैं। तो बल के बारे में कहा गया है कि बल वैसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लग करके उस वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन लाता है, मतलब बदल जाता है उसकी स्थिति या अवस्था, या कभी कभी परिवर्तन लाने की चेष्टा भी होती है। तो उसी भौतिक राशि को हम लोग बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब देखिए, चूंकि बल को अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है, तो इसलिए इसका संकेत एफ होगा। आपने पढ़ा है कई, जैसे समय का संकेत टाइम, चूंकि अंग्रेजी है तो समय का संकेत टी हुआ था, याद होगा आपको। इसी तरह से और सब भी चीज, जैसे त्वरण के बारे में आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, एसिलरेशन कहा जाता है त्वरण को, तो उसका सिंबल हम लोग एसिलरेशन के लिए ए लिख लिए थे। इसी तरह से और सब, वेलोसिटी वेग है, उसके लिए भी लिखे थे। तो उसी तरह से यहाँ चूंकि बल को अंग्रेजी में हम लोग फोर्स कहते हैं, इसलिए बल को लिखा गया है एफ से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि क्योंकि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। अब देखिए सदिश के बारे में, सदिश और अदिश राशियों पर हम लोग चर्चा किए थे कि सदिश वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। अब यहाँ बात करेंगे कि बल में कैसे परिमाण भी है और दिशा भी है। सबसे पहले तो मैं दिशा को बड़ी आसानी से समझा दूंगा कि सोचिए कि एक गेंद फील्ड में रखी हुई है, फुटबॉल की गेंद है, फुटबॉल रखी हुई फील्ड में, और आप पैर से किक मारते हैं, उस गेंद पर मारते हैं, तो आप किसी न किसी खास दिशा में मारेंगे। तो जिस दिशा में पैर मारते हैं, विज्ञान के भाषा में कहें जिस दिशा में बल लगाते हैं, वह फुटबॉल भी उसी दिशा में गति करती है। इसका मतलब कि बल आरोपित करने का कोई खास दिशा होता है। तो जिस दिशा में हम लोग बल आरोपित करते हैं, वस्तु में या फुटबॉल में उसी दिशा में गति होती है। इसका मतलब कि बल लगाने की दिशा निश्चित होती है, या बल निश्चित दिशा में लगता है। इसका मतलब हो गया कि बल में दिशा भी है, तो दिशा है और परिमाण तो है ही। अब सोचिए कि दो आदमी फुटबॉल पर किक करता है, एक 5 साल का छोटा बच्चा और एक आपके तरह 14-15 साल का किशोर बच्चा। तो दोनों आदमी अगर दोनों व्यक्ति अगर लगाते हैं, फुटबॉल पर किक लगाते हैं, तो स्वाभाविक बात है जो 5 साल का छोटा बच्चा है वो कम बल लगा पाएगा और उसके द्वारा फुटबॉल को किक करने पर फुटबॉल थोड़ा सा ही दूर जाएगा। लेकिन आपके तरह अगर कोई बड़ा बच्चा फुटबॉल पर किक करता है, क्योंकि अधिक बल आपके द्वारा लगाया जाता है, जिसके कारण फुटबॉल में बहुत दूर तक गति होती है। तो बल में परिमाण भी है। हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में, वैसे आपने सुना भी होगा न्यूटन का नाम। और मैं आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस जो चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए। यहाँ हम लोग गति के नियमों को भी जानेंगे। अभी तो चूंकि इस चैप्टर के नाम में ही देखिए 2 पार्ट है, एक बल है, दूसरा गति के नियम है। तो चूंकि अभी हम लोग बल पर चर्चा कर रहे हैं, गति के नियम पर बाद में आएंगे। और आपने न्यूटन का तो नाम सुना ही होगा, सर आइजैक न्यूटन का। न्यूटन साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है इस चैप्टर के अंतर्गत, उसको भी जानेंगे। एक वैज्ञानिक और आपने नाम सुना होगा गैलीलियो साहब का, उनकी भी काफी चर्चा की गई है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। तत्काल अभी समझते हैं हम लोग कि बल को एफ से सूचित करते हैं। एफ क्योंकि अंग्रेजी में इसको फोर्स कहते हैं। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, दोनों होता है। अब विभिन्न वस्तुओं पर बल आरोपित करने से निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। कहने का मतलब, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल आरोपित करने का मतलब बल लगाना। जैसे ये मार्कर है, इस पर हम देखिए अपने अंगुली से बल लगाते हैं, तो बल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इस मार्कर में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग बल आरोपित करके वस्तु में किस तरह से प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, या बल आरोपित करने से वस्तुओं पर कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी की चर्चा यहां करने जा रहे हैं। नंबर 1 पहला है कि वस्तु की स्थिति बदल सकती है, अर्थात अस्थिर वस्तु को गतिशील और गतिशील वस्तु को अस्थिर कर सकता है। अब देखिए यह बल क्या क्या कर सकता है। ऊपर में तो परिभाषा में लिख दिया, स्थिति या अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। इसी बात को यहां विस्तार से बताया गया है कि स्थिति में परिवर्तन लाने का मतलब यह हो गया कि कोई वस्तु अगर अस्थिर है, विराम में है, रेस्ट में है, तो उसको आप गतिशील कर सकते हैं, गति में ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु गति में है, मतलब चल रही है, तो उसको आप अस्थिर भी कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी फुटबॉल का उदाहरण दिए कि फील्ड में एक फुटबॉल रखा हुआ है, आप पैर से किक करेंगे तो वह फुटबॉल गति में आ जाएगा। और दूसरी बात सोचिए कि आपका कोई मित्र साइकिल से जा रहा है, आप पीछे से उसका कैरियर पकड़कर खड़े हो जाएंगे जोर से, तो उस साइकिल सहित वह क्या होगा, रुक जाएगा। या कोई फुटबॉल का गेंद फेंका है, आप उसको पैर या हाथ के सहारे रोक देंगे बल लगा करके,
तो उसको रोकने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है और गति उत्पन्न करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब यह कि बल जो है वस्तु की स्थिति को बदल सकती है, मतलब अस्थिर वस्तु को गतिशील बना सकती है और गतिशील वस्तु को अस्थिर कर सकता है बल। दूसरा देखिए क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है बल, वस्तु की गति के परिमाण को बदल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गति के परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। इसको समझा जाए कि गति का परिमाण, गति की मात्रा बदल सकती है। गति का परिमाण का मतलब, अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से साइकिल से जा रहे हैं, एक मित्र आपको देख लिया जाते हुए, आपके कैरियर को पकड़ा और जोर से धकेलते रह गया 2 मिनट तक, तो निश्चित रूप से आप जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रहे थे, तो हो सकता है जब आपका मित्र धकेल दिया आगे की तरफ, तो आपके साइकिल की जो गति है वो पहले के तुलना में बढ़ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कई बार हमारा मित्र क्या करेगा, हो सकता है कैरियर पकड़ के खींचियो लेगा। अगर खींच लेता है आपके साइकिल को, तो उसकी चाल पहले की तुलना में कम हो जाएगी। उसी को कहते हैं मंद हो जाना, स्लो हो जाना। वही बात लिखा गया है, वस्तु की गति के परिमाण को बदल सकता है, अर्थात वस्तु को तेज, फास्ट या मंद, स्लो कर सकता है। मतलब बल जो है वस्तु के गति को फास्ट भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है, दोनों चीज कर सकता है। तीसरी जो बात है, तीसरा जो प्रभाव है, बल वस्तु की दिशा भी बदल सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है। सोचिए फुटबॉल की गेंद आ रही है, आप थोड़ा सा कट कर देंगे, वो फुटबॉल क्या होगा, दूसरे डायरेक्शन में चल जाएगा। क्रिकेट तो आपने खूब खेला होगा, खेलते हुए देखे होंगे कि जब उधर से बॉल फेंका जाता है गेंदबाज के द्वारा, बॉलर के द्वारा, तो बैट्समैन क्या करता है, बल्लेबाज थोड़ा सा कट करता है, कट करता है तो गेंद अपनी दिशा बदल लेता है। तो बल लगा करके हम लोग वस्तुओं की दिशा को भी बदल सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और चौथी बात यहां बताई गई है, बल लगाकर वस्तु के आकार या रूप को भी बदला जा सकता है। हमने आज के क्लास के आरंभ में ही आपको कहा था कि गुब्बारे में हवा भरी हो और उसको आप दबाते हैं तो गुब्बारे का आकार क्या होता है, रूप क्या होता है, बदल जाता है। गुथा हुआ आटा, रोटी बेलने से पहले जो आटा तैयार करते हैं लुगदी, उस आटे को आप दबा दें, बल लगा दें। हम लोग रोटी बेलते समय क्या करते हैं, जो बेलन होता हमारा, उस बेलन से रोटी को बेल करके उस आटे के आकार को ही तो चेंज करते हैं। जो आटा पहले गोलाकार होता है उसको वृत्ताकार कर देते हैं। तो यह भी एक तरह का बल का ही उपयोग हो गया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि बल लगाने से वस्तु की स्थिति बदल सकती है। स्थिति बदलने का मतलब अस्थिर वस्तु को गतिशील कर सकते हैं, गतिशील वस्तु को अस्थिर कर सकते हैं। बल लगाने से गति के परिमाण को बदल सकते हैं, मतलब वस्तु को अधिक तेज कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। बल लगाकर दिशा, डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। और बल लगाकर वस्तु के आकार या रूप को भी बदला जा सकता है, उसके शेप को भी बदल सकते हैं हम लोग। ये था बल का प्रभाव। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको ध्यान से सभी लोग समझिए, ध्यान से पढ़िए। और आपके पास जो बुक होगी, जो केमिस्ट्री को आपने पढ़ा, उसी एनसीईआरटी बुक में ये भी चैप्टर है, या जिनके पास अलग से किसी खास पब्लिकेशन की किताब होगी, तो फिजिक्स की किताब को आप खोलेंगे, उसमें दूसरा चैप्टर है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग इस चैप्टर में हमने पहले कह दिया कि 2 खंड है, एक बल को जानना है, फोर्स को जानना है, और दूसरा गति के नियम को भी समझना है। तो हम लोग बारी बारी से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और ढेर सारा न्यूमेरिकल्स भी आपसे बनवाएंगे, मैं भी हेल्प करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का चैप्टर, इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एकदम जोर शोर से पुनः पढ़ाई में लग जाइए। और जब तक हम लोग इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके पास अब कंटिन्यू फिर वीडियो मिलेगा आपको देखने के लिए। इसलिए आप जितना अधिक उत्सुक रहेंगे, जितना अधिक से अधिक वीडियो को देखेंगे, लाइक्स करेंगे, उसी से हम लोगों का हौसला बढ़ता है। हमें भी लगता है नहीं, आपके लिए कुछ काम करना है। तो आप खूब मन लगाकर इस चैप्टर को पढ़िए, और जो बुक आपके पास फिजिक्स की होगी उसको निश्चित रूप से आप एक बार पढ़ लेंगे इस चैप्टर को, ताकि आगे के विषय वस्तु को समझने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। और अंत में मैं वैसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी तक चैनल पर हैं, नए आए हैं, लेट से वीडियो देखना शुरू किए हैं, तो हमारा केमिस्ट्री का 2 चैप्टर पहले समाप्त हो चुका है। आप वहां जाइए, प्लेलिस्ट को खोलिए अपने चैनल पर जाकर के, और उस प्लेलिस्ट में आपको 9th क्लास का अलग से केमिस्ट्री का सारा चैप्टर दिया गया है, सारा टॉपिक का वीडियो वहां अपलोड किया गया है। आप वहां से केमिस्ट्री को भी देखिए समय निकाल करके, और इस फिजिक्स को तो कंटिन्यू देखते ही रहिए।
फिर फिजिक्स के बाद हम लोग बायो, मतलब कंप्लीट साइंस आपको यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही हम लोग, लेकिन कंप्लीट रूप से साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और नियमित रूप से वीडियो देखें। और जहां भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स करके भी अपनी समस्याएं रख सकते हैं, सीधे फोन करके भी पूछ सकते हैं। और खास करके जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको काफी परेशानी होती होगी कि कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको भी प्रेस कर देंगे, ताकि आप तक सारा जो नोटिफिकेशन होगी, सारी जो सूचनाएं होगी एकदम समय पर पहुंच जाएगी और आप आसानी से वीडियो देख पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी पुनः क्लास को सीरियसली देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, इससे लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। बस आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।